जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं सोहेल पटेल एमपीपीएससी योद्धा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखो, हमने पिछले लेक्चर में बुंदेलखंड का पठार पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं रीवा पन्ना का पठार। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रीवा पन्ना का पठार। तो देखो, मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले हमें क्या करना है, मध्य प्रदेश का मैप बनाना है और उस मैप के अंदर देखना है कि रीवा पन्ना का पठार कहाँ पर है। तो देखो, हम मैप बना लेते हैं। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। ठीक है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले मैप बनाना है और उस मैप में बताना है कि रीवा पन्ना का पठार कहाँ पर है। तो हम मध्य प्रदेश का एक मैप बना रहे हैं। ये मैप आप प्रैक्टिस कीजिए बार बार, तो आपसे भी बनने लगेगा। प्रैक्टिस मेक मी परफेक्ट। धीरे 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 ही बनने में आएगा। आप सोचोगे कि मैं एक ही दिन में बना लूँ, ऐसा तो ऐसा नहीं होगा। ज़रूरी नहीं इतना बड़ा ही बनाए हम, जैसा हमसे बन जाए वैसा हम बना लेंगे। ठीक है, अब इस मध्य प्रदेश के मैप में क्या करना है, हमें हमें बताना है कि रीवा पन्ना का पठार कहाँ पर है। तो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये रीवा पन्ना का पठार है। देखो, यहाँ पे मध्य भारत का पठार था, यहाँ पे क्या था, बुंदेलखंड का पठार, यहाँ पे है रीवा पन्ना का पठार। तो ये रीवा पन्ना का पठार ऐसा है, देखिए आप थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको बनाना है। ये है रीवा पन्ना का पठार। अब देखो, रीवा पन्ना के पठार का सबसे पहले मैंने पॉइंट क्या बताया था, जब भी हमें इसकी भौगोलिक विशेषताएं बतानी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्थिति बताएंगे इसकी कि इसकी स्थिति क्या है। ठीक है दोस्तों, तो स्थिति देखो मैं बता सकता हूँ बहुत ही आसानी से। स्थिति क्या है, देखो ये बुंदेलखंड का पठार है। तो बुंदेलखंड के पठार के किस भाग में, देखो बुंदेलखंड का पठार यहाँ से था, यहाँ से। तो बुंदेलखंड का पठार का कौन सा हिस्सा हुआ है, दक्षिण पूर्व। जैसे ऐसे देखिए आप, जैसे कि मान लो ये बुंदेलखंड का पठार है, ऐसे आप हमेशा कभी भी किसी की स्थिति निकाले तो ऐसे बना लो ये। तो ये क्या होगा, देखो ईस्ट मतलब पूर्व, ये वेस्ट मतलब पश्चिम, ये है नॉर्थ और ये क्या है साउथ। तो अगर एग्जैक्ट यहाँ पे होगा तो पूर्व बोल देंगे, यहाँ पे होगा तो उत्तर बोल देंगे, यहाँ पे होगा पश्चिम बोल देंगे, यहाँ पे होगा दक्षिण बोल देंगे। अगर बीच में होगा तो बीच में होगा तो क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व। अगर यहाँ पे होगा तो क्या बोलेंगे हम, दक्षिण पूर्व। अगर कोई चीज़ यहाँ पे होगी तो क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम। कोई चीज़ यहाँ पे होगी तो क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम। इस प्रकार से हम बोलते हैं। तो देखो, ये बुंदेलखंड के पठार के किस भाग में, यहाँ पे ना इस पोजीशन में ना, देखो देखो बुंदेलखंड का पठार ऊपर आ गया, ये यहाँ पे। तो दक्षिण पूर्व में, देखो यहाँ पे लिखा है बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में। तथा, तथा लिखना है बीच में आपको, तथा, तथा। अब देखो इधर कौन सा है, बघेलखंड का पठार। यहाँ से क्या है, ऊपर वाला हिस्सा बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड के पठार के किस हिस्से में आ रहा है, पश्चिम में। तथा देखो बघेलखंड के पठार, पठार जरूर लिखना है आपको, पठार के पश्चिम में स्थित है। कितना आसान है देखो बताना। फिर हम क्या बताएंगे, इसकी पृथ्वी के रिस्पेक्ट में इसकी स्थिति बताएंगे। तो इसका बताएंगे हम विस्तार, ये किस किस अक्षांश के बीच में है। तो देखो 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब सबसे नीचे क्या है 23 डिग्री, यहाँ पे क्या है 23 डिग्री और यहाँ पे क्या है 25 डिग्री। फिर देखो देशांतर क्या है, 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये यहाँ 78 डिग्री यहाँ पर है और 82 डिग्री ये यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, रहेगी बात आपको याद। ये अक्षांश विस्तार हमें बता देना है, जरूरी नहीं है आपको याद रखना। मैंने सिर्फ आपको बताया था कि आपको मध्य प्रदेश का एक तो अक्षांश विस्तार याद करना है आपको, एक आपको मालवा के पठार का याद करना है और एक नर्मदा घाटी का। बस इन तीनों का याद करना है, इसके अलावा आपको किसी का भी अक्षांश विस्तार याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा एग्जाम में हम ना तो इसको लिख पाएंगे ना ही एग्जैक्ट इसको याद करना है। अगर मान लो हम एग्जाम में लिखने लगे और गलत लिखा तो भी इसका इंप्रेशन गलत होता है। इसलिए गलत कोई चीज़ हो वो लिखे ही ना तो ज़्यादा अच्छा है। फिर देखो क्या बताएंगे, जब मैंने स्थिति बता दी, इसका विस्तार बता दिया, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सिर्फ परसेंट में याद करना है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है कि मध्य प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना है, 10.36% है। बस परसेंट याद रखना, आपको कितना क्षेत्रफल है वो याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखो इससे संबंधित जिले कौन कौन से हैं, तो देखो इसके नाम में छुपे दो जिले। तो देखो एक तो रीवा जिला हो गया और एक पन्ना जिला हो गया। तो देखो नाम में संबंधित प्रमुख जिले में देखो रीवा, पन्ना, और इनके आसपास के जिलों के नाम लिख दीजिए। जैसे रीवा के पास में क्या पड़ता है, सतना। तो देखो सतना को लिख दीजिए आप। पन्ना, तो पन्ना के आस पड़ोस के ऊपर नीचे जिले लिख दीजिए। जैसे पन्ना के ऊपर नीचे जिले क्या है, कटनी, दमोह आदि। तो 3-4 जिलों के आपको नाम याद रखना है, बस हो गया काम। तो संबंधित जिले हो गए।
फिर मैंने क्या बताया था, जब हम ऊपर की बात कर लेंगे तो फिर अंदर की बात करेंगे। तो देखो 4 पॉइंट क्या हो गए मेरे, ऊपर के हो गए। फिर नीचे वाला पॉइंट क्या आ जाएगा कि इसका निर्माण किससे हुआ है, तो निर्माण बताएंगे। तो इसका निर्माण क्या किससे हुआ, मुख्यतः विंध्य सेल समूह के अपक्षय अपर्दन से। ये अपक्षय वाला एस लिखिए, अपक्षय अपर्दन से। तो मैंने आपको बताया ना, देखो इधर वाला जितना भी पोर्शन आता है, ये मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, ये बघेलखंड का पठार, इन सब का निर्माण किससे हुआ, विंध्य सेल समूह से हुआ है। क्योंकि इधर क्या है, विंध्यांचल पर्वत श्रेणी, विंध्य सेल समूह से हुआ। बस खाली मालवा के पठार का आपको याद रखना है, क्या है, दक्कन टाइप की चट्टान। ये जितने भी आएंगे सब विंध्य सेल समूह आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट लेंगे। अब देखो हमने ऊपर की बात भी कर ली, अंदर की बात भी कर ली, तो अब क्या करेंगे हम, इसके ऊपर की, इसके वायुमंडल की हम बात करेंगे। तो इसके वायुमंडल की बात कर लेते हैं हम। अब इसके वायुमंडल में क्या आएगा, जलवायु। तो किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, तो यहाँ पे एक विचित्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ना तो सम जलवायु पाई जाएगी, ना विषम जलवायु पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, मिश्रित जलवायु। कैसी मिश्रित जलवायु, देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म, मतलब गर्मी ज़्यादा यहाँ पे नहीं लगती गर्मी में, किंतु ठंडी में ज़्यादा ठंड लगती है। देखो तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। ये डानी हाय, ठीक है दोस्तों, ठंडी होती है। तो कैसी आएगी, मिश्रित जलवायु। कैसी जलवायु हो गई ये, मिश्रित। ना तो सम जलवायु है, ना ही क्या है ये, विषम जलवायु। तो मिश्रित जलवायु पाई जाती है। और क्या हो गया मिश्रित जलवायु का मतलब कि गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, पर ठंडी में ज़्यादा ठंड लगेगी। ठीक है। फिर देखो जब जल की बात करेंगे में हम, तो वर्षा की बात कर लेंगे कि वर्षा कितनी होती है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे अधिक है। तो यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, देखो 100 से 125 सेंटीमीटर के मध्य। ठीक है दोस्तों, ये के मध्य वर्षा होती है। फिर जब इससे वर्षा पड़ा, तो बरसात का भी मौसम चल रहा है, तो आपको पता होगा वर्षा के बाद क्या आएगी, नदियाँ। नदी अपने क्या होगी, उफान पे। तो प्रमुख नदियों में जरूर याद करना है कौन सी इंपॉर्टेंट नदी है। एक तो टोंस, या इसी को हम तमसा नदी बोलते हैं, और केन। फिर क्या आएगी, देखो बीहड़, महाना, बीछिया आदि, ऐसी बहुत सारी नदियाँ है, किंतु आपको 2-3 नदी का नाम रखना है। एक तो टोंस नदी का नाम याद करना है, एक केन का नाम याद करना है, एक बोहटी का नाम, एक बीहड़ का नाम याद करना है। एक और नदी है जिसका नाम है सेलर नदी। अभी मैं आगे बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है ये। इसी का दूसरा नाम है ओदा, ओदा नदी। ये सब रीवा में है। फिर देखो नदी आ गई, हम किसकी बात करेंगे, फिर मिट्टी की। तो किसी मिट्टी पाएगी, देखो मिश्रित मिट्टी। क्यों, क्योंकि ये सारे क्षेत्र मिल गए इसका। इधर जिसे आप देखोगे, इधर आप देखोगे, देखो मैं आपको बता देता हूँ एक बार मैप में फिर से। अच्छा मैप ही गायब हो गया है। अगर आप मैप में देखोगे, देखो मैं बताता हूँ आपको मैप में। ये जैसे मैप है, ये हमारा मैप है। ये मैप है हमारा। ये मैप है हमारा। तो देखो इधर देखोगे ना, देखो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ये इधर से ये मालवा का पठार है। तो देखो मालवा के पठार में क्या पाया जा रहा है, ये मालवा का पठार है। यहाँ पे देखो काली मिट्टी पाई जा रही, उधर क्या पाई जा रही, जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पे क्या होता था, इधर जो जो बघेलखंड का क्षेत्र है, यहाँ पे पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। तो ये जो बीच के क्षेत्र हो जाते हैं ना, इसमें क्या हो जाती है, आपस की मिट्टियाँ क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। इसीलिए कहा पाई जाएगी, देखो बुंदेलखंड के पठार में हमने पढ़ा था क्या कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, मिश्रित मिट्टी पाई जाएगी। इसी प्रकार से हमने रीवा पन्ना के पठार में कैसी मिट्टी पाई जाएगी, मिश्रित। देखो यहाँ पे लाल मिट्टी भी आ जाएगी, काली मिट्टी भी आ जाएगी। ये सारी मिट्टी क्या हो जाएगी, मिश्रित। इसलिए क्या कैसी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। तो कौन सी मिट्टी पाई जाएगी यहाँ पे, मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी भी अगर कभी आपसे पूछे क्या होती है मिश्रित मिट्टी, तो लाल काली मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, लाल काली मिट्टी। ये मिश्रित मिट्टी को ही क्या बोलते हैं हम, लाल काली मिट्टी। अब मिट्टी आ जाएगी तो क्या आ जाएगी, फसलें। प्रमुख कौन कौन सी फसल होगी, तो देखो गेहूं तो सब जगह हो रहा है, ये आपको कॉमन नाम है। ये देखो इधर रीवा पन्ना के पठार से, मतलब बघेलखंड के पठार से मिला हुआ भाग है रीवा पन्ना का पठार। इसके बाद क्या आ जाएगा, बघेलखंड पठार। तो इधर सबसे ज़्यादा क्या होता है, चावल। तो देखो यहाँ पे चावल भी होगा, सारे प्रकार की फसलें होगी। जैसे तिल भी होता है, देखो तिल भी हमने सब जगह पढ़ा है, तिल होता है, ज्वार, सरसों, ये सारी फसलें होगी। और भी लीजिए आप, दलहन फसल होगी, यहाँ पे दाल वाली फसलें होगी, तेल वाली फसलें होगी, तिलहन फसलें आदि। ये देखो ये वाले पॉइंट सब कॉमन मिलेंगे आपको। खाली 1-2 पॉइंट ही ना ऊपर वाले
कि इसका क्षेत्रफल कितना है, इससे संबंधित जिले कौन से हैं। ये 2-3 क्वेश्चन ही आपको चेंज मिलेगी, वर्षा थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी, बाकी सब चीज़ सेम ही मिलेगी। जो जलवायु सेम मिल रही है हमें, वर्षा भी थोड़ी सी बढ़ घट रही है, निर्माण इनका सब एक जैसे हो रहा है। बस खाली संबंधित जिले ध्यान रखना है हमें, क्योंकि वो चेंज होंगे, बाकी लगभग सारे पॉइंट सेम ही है। अब जैसे प्रमुख फर्स्ट ले आएंगे तो मैंने बताया था प्रमुख क्या पढ़ेंगे हम, वन। और वन में भी देखो सब सेम मिलेंगे, देखो बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खेर आदि ये वन पाए जाएंगे। प्रमुख खनिज में क्या आ जाएगा, इधर रीवा पन्ना है तो रीवा पन्ना है, पन्ना में क्या पाया जाएगा, हीरा। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें, हीरा। सबसे पहले क्या लिखना है, हीरा। फिर देखो लिखना है चूना पत्थर, गेरू, जिप्सम आदि, ये क्या है, प्रमुख खनिज। अब इन्हीं के आधार पे क्या होंगे, उद्योग लगे होंगे। तो देखो हीरे के ऊपर कौन सा उद्योग लगा होगा, तो हीरा प्रसंस्करण उद्योग, देखो ये लिखा है हीरा प्रसंस्करण उद्योग। फिर जैसे तेंदुपत्ता है तो तेंदुपत्ते से क्या बनती है, बीड़ी, तो बीड़ी उद्योग भी आएगा इधर कहीं ना कहीं, देखो लिखा होगा, ये देखो इधर लिखा है बीड़ी उद्योग। फिर देखो ये लिखा है खेर वृक्ष, इसी खेर वृक्ष में बनाया जाता है कत्था, जो पान खाया होगा ना आपने कभी, तो उसमें डलता है कत्था, तो देखो कत्था उद्योग भी आ गया, तो कितना सिंपल है। फिर देखो चूना पत्थर है, तो चूना पत्थर से क्या बनती है, सीमेंट, तो सीमेंट उद्योग भी आ जाएगा। बहुत ही आसान है, देखो चीनी मिट्टी उद्योग, सीमेंट उद्योग, और भी उद्योगों के नाम लिख सकते हो आप इसी रीवा पन्ना के पठार में जो उद्योग आएंगे। तो कॉमन सेंस वाले अपने अपने दिमाग में कॉमन सेंस लगाना है आपको बस। अगर आपने कॉमन सेंस लगा दिया तो सारी चीज़ बता सकते हो। अब देखो ये सारी चीज़ आ गई, तो अंत में क्या मिलता है, प्रमुख पर्यटन केंद्र। अब प्रमुख पर्यटन केंद्र में क्या आएगा, देखो चित्रकूट। ये चित्रकूट कहाँ पता है, सतना में। तो देखो ये रामायण काल से संबंधित चित्रकूट, महाकवि कालिदास से संबंधित है चित्रकूट, तो सतना लिख देना। अब पहले सतना के अंदर ही मेहर आता था, तो अभी चूंकि मेहर एक अलग जिला बन गया, मेहर में भी आएगा शारदा माता का मंदिर, ये बहुत ही फेमस है, शारदा माता का मंदिर। फिर इसी इसी के अंदर आएगा महामृत्युंजय मंदिर, रीवा के अंदर ही आता है महामृत्युंजय मंदिर, महामृत्युंजय, ये हाय महामृत्युंजय मंदिर, ये कहाँ है, रीवा में। जो आपने प्रीलिम्स में फैक्ट पढ़े ना, उनको भी आप अच्छे से लिख सकते हैं, महामृत्युंजय मंदिर। और भी बहुत सारी चीज़ आएगी पर्यटन केंद्र में, जैसे पन्ना है तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आएगा, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और ये पन्ना एकमात्र क्या है, रेप्टाइल पार्क है यहाँ पे, ये लिख सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे लिखा है चचाई, चचाई केवटी, ये क्या है, जलप्रपात है प्रमुख, ये लिख सकता हूँ। फिर हम इसके बाद क्या आ जाएंगे, विशेष पॉइंट पे। तो अब देखो विशेष पॉइंट में क्या है, अब देखो विशेष पॉइंट में क्या है, तो इसी रीवा पन्ना के पठार को ही हम बोलते हैं विंध्य ककारी प्रदेश। क्यों, क्योंकि इधर विंध्याचल पर्वत श्रेणी आती है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के कारण क्या कहते हैं इसको, विंध्य ककारी प्रदेश, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्कार्पलैंड, तो इसको ये भी नाम कहा जाता है। फिर लिखना इसी पठार में जबेरा गुम्बद, ये दमोह में स्थित है, ऐसा लिखना, भाषा थोड़ी आप बदल देना, मध्य प्रदेश में जबेरा गुम्बद इसी जिले के अंदर स्थित, ऐसा ना लिख के ऐसे लिख देना कि इसी पठार में जबेरा गुम्बद ब्रैकेट में डाल देना, दमोह स्थित है, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, स्थित है। फिर क्या है, देखो इसी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी गुडविल चोटी है, और इसकी ऊंचाई जरूर, तो आपको याद रखना है रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुडविल। इसी को इंग्लिश में गुडविल बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो सद्भावना चोटी। हो सकता है इंग्लिश में भी लिखोगे तो आप सही है, हिंदी में लिखोगे तो भी आप सही है। और इसकी ऊंचाई जरूर याद करना है, तो 552 मीटर रहेगी बात आपको। रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुडविल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सद्भावना चोटी, और उसकी ऊंचाई भी जरूर याद करना कितनी है, 752 मीटर। मैंने बताया था आपको बुंदेलखंड के पठार, तो बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है और उसकी कितनी ऊंचाई है, आप कमेंट के माध्यम से बताइए। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये पढ़ाया था, आप कमेंट करके बताइए मुझे क्या उसका नाम क्या है और उसकी ऊंचाई कितनी, क्योंकि 2-2 नंबर में ऐसे ही प्रश्न बनेंगे आपसे। ये हो गया, देखो सबसे ऊंची चोटी हो गई। और ये जो गुडविल है, सद्भावना चोटी, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी याद रखना है आपको। फिर देखो यहाँ है मध्य प्रदेश से सर्वाधिक जलप्रपातों का निर्माण, ये जो रीवा पन्ना का पठार है इसी के अंदर मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा जलप्रपातों का निर्माण होता है। तो देखो जलप्रपातों से संबंधित मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं एरो बना के बता रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश, एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे बड़ा बड़ा जलप्रपात, अगर आपसे कोई पूछे प्रपात, अगर सबसे बड़ा जलप्रपात को पूछे तो सबसे बड़ा जलप्रपात क्या है, चची जलप्रपात, अभी हमने पढ़ा है। और 21 नदी पे, ये बीहड़ा नदी पर है। पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे, सबसे ऊंचा
तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो बहुटी जलप्रपात है, बहुटी, बहुटी। और ये किस नदी पे है? सेलर नदी पे। बड़ा कन्फ्यूज़न है। मध्य प्रदेश की ऐसी कई बुक है जिनके अंदर सबसे ऊंचा जलप्रपात चचे जलप्रपात को बता दिया उन्होंने, जबकि सबसे बड़ा जलप्रपात चचे जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी जलप्रपात है। और किस नदी पे? सेलर। इसी का दूसरा नाम भी मैंने बताया था, ओदा, ऊपर मैंने बताया है आपको। तो ये जलप्रपातों के बारे में जरूर याद करना, और विशेष पॉइंट में भी आप लिख सकते हो, ये सब हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं। देखो बड़ा किसको बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा जल किस में? जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र, कि कितना जल वहाँ से उत्सर्जित हो रहा है। ज़्यादा जल कहाँ से हो रहा है? चचे जलप्रपात। और इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछेगा तो 130 मीटर है, और इसकी ऊंचाई बहुटी जलप्रपात की ऊंचाई पूछेगा तो आपको 198 मीटर है। ठीक है दोस्तों, आपको ये बड़ा स्पष्ट क्लियर करके रखना है। प्रीलिम्स में क्या होता है, छोटे छोटे पॉइंट आते हैं, प्रश्न कुछ पूछ रहा है और हम जवाब कुछ और दे रहे हैं, हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। फिर देखो एक और लिखा है कि देखो यहीं पे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की भांडेर और केमू श्रेणी यहीं पर स्थित है। जब हम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को पढ़ेंगे तो पूरे मैप के अंदर ही मैप आपको मैं दिखा दूंगा, 3D मैप, जिसके अंदर सारा क्लियर हो जाएगा आपको कि कौन सा पठार कहाँ पर है, कैसा दिखता है वो, और कहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, कहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ये सारे मैप में हम क्लियर कर लेंगे। और मैं आपको सारे मैप बता दूंगा, मिट्टी वाले भी सारे मैप बता दूंगा कि कौन सी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, तो देखो वो पॉइंट हम लिख देंगे। फिर वर्षा वाला पॉइंट भी बता दूंगा, कौन सी वर्षा कहाँ पे होती है। जलवायु वाला पॉइंट भी मैं बता दूँ। तो 4-5 पॉइंट मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा। फिर हम मध्य प्रदेश की पढ़ेंगे प्रमुख नदियाँ, तो नदियाँ भी आपको याद हो जाएगी। हम पॉलिटिकल मैप पढ़ लेंगे एक बार मध्य प्रदेश का, कौन सा जिला कहाँ पर अच्छे से, तो हम जिले भी याद करें। तो 7-8 पॉइंट तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। फिर मैं वन भी बता दूंगा आपको कि कहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं, कहाँ पे अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं, कहाँ पे शुष्क वन पाए जाते हैं। ऐसे 7-8 डायग्राम मैं आपको बता दूंगा। तो 7-8 पॉइंट हम ऐसे लिख सकते हैं, और 2-3 पॉइंट क्या करेंगे, हम विशेष पॉइंट डाल देंगे। तो 5 नंबर का 7 नंबर का प्रश्न तो हम ऐसे ही बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान है बनाना, इसमें कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।